गुड इवनिंग। मैं सुजीत आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ छोटी छोटी और मोटी बातें लेकर। आज का टॉपिक हमारा रहेगा सीटेट की क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए और ये कहाँ कहाँ किस तरह से वेरी करते हैं। इसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम सीटेट क्वालिफाई करते हैं और हम जब अदर स्टेट में जाते हैं या हम हाँ, अदर स्टेट में जब हम लोग जाते हैं तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में सीटेट के क्वालिफाइंग मार्क्स जो हम कैटेगरी के हिसाब से देख रहे हैं वो वहाँ पर वेरी कर जाते हैं। और ये छोटी छोटी बातें आपको, आपका सब सीटेट क्वालिफाई हैं, आप राटेड क्वालिफाई हैं, आप यूपी टेट क्वालिफाई हैं, मगर कहीं कहीं ये सब चीज़ें, ये मेरी छोटी छोटी बातें ही आपके खातिर, ये जो छोटी छोटी बातें हैं मेरी ना, ये कभी कभी क्या होता है कि आपको बहुत ही बड़ी सीख दे के जाती हैं। क्योंकि मैंने इन चीज़ों से सीख लिया, इस वजह से आपको ये दे रहा हूँ सलाह कि आप इन चीज़ों को देखिए और समझिए इस चीज़ को। अभी ही रिसेंटली आपने देखा है कि आर्मी पब्लिक स्कूल में जो वैकेंसी निकली थी, तो वो लग तो रही थी कि रेगुलर बेस पे है, मगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे थी। ठीक है, आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ही रखा जाता है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे रखने के बाद भी आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल में, क्योंकि वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं चलता। आपको बता दूँ स्पष्ट कि यूपी सीटेट में जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 82 पासिंग होती है, और जो भी अनरिजर्व होते हैं उनके लिए 90 पासिंग होती है। मगर यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल भरा है उसको, वो, क्योंकि आपको ये बता दूं कि आर्मी में आपका किसी प्रकार का कोई कोटा नहीं लगता। तो आप यदि अपने कैटेगरी में क्वालिफाई कर रखा है, आपने अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई कर रखा है, तो आपने 82 पे क्वालिफाई कर रखा है, मगर वो आपको कैटेगरी के हिसाब से आपको रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल में आपको क्या कर रहे हैं कि आपको जनरल काउंट कर रहे हैं। तो जनरल काउंट करने के लिहाज से आपको 90 पे क्वालिफाइंग होना आवश्यक है। तो ये समझ लीजिए, जो बंदे ये जो बंदे या बंदियाँ जिन्होंने पेपर दिया है आर्मी पब्लिक स्कूल का, ठीक है, उन वो जो भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी एससी एसटी जो भी आते हैं, यदि आपने 82 या 90 के नीचे क्वालिफाई किया है, ठीक है ना, तो आप आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, स्पष्ट बता दें। दूसरी बात, हरियाणा ने ही अभी रिसेंटली एक चीज़ और आपने देखी होगी कि हरियाणा गवर्नमेंट ने भी सीटेट को वैलिड कर दिया है। ठीक है, यदि आप मैं यूपी से हूँ और भी मेरे व्यूअर्स होंगे जो अलग अलग स्टेट से देख रहे होंगे मुझे, उनको लिए मैं बता दूँ, यदि आप हरियाणा या फिर आप दूसरी जगह, यदि हरियाणा या फिर आप राजस्थान की अब रिसेंटली जो 62,000 वैकेंसी निकली हुई है उसमें भी मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर यदि आप अपना स्टेट छोड़ के जाते हैं तो वहाँ पर आप जनरल काउंट होते हो। ठीक है ना, तो आप जनरल काउंट हो गए तो आप सीटेट, यदि आपने कैटेगरी में अपनी कैटेगरी में 82 पे पासिंग कर रखी है, 82 से 90 में पासिंग कर रखी है, तो वहाँ पर आप एलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि वहाँ पर आपको जनरल काउंट किया जाएगा और जनरल के हिसाब से 90 आपके नंबर होने चाहिए, ना कि 82। ये दिमाग में स्पष्ट आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो आर्मी पब्लिक स्कूल हो चाहे हरियाणा बोर्ड की कोई भी आपकी वैकेंसी देखनी है, हरियाणा बोर्ड ने अभी रिसेंटली ही, अभी महीने 2 महीने पहले ही उन्होंने क्या किया है कि सीटेट को अपने राज्य में वैलिड कर दिया है, मतलब कि उसको हरियाणा टेट के इक्वलेंट कर दिया है। आपको ये बता दूं कि यू सीटेट को मानना ना मानना हर स्टेट की अलग अलग रणनीति होती है। माने या ना माने वो स्टेट पे कोई कंपल्सन नहीं होता कि वो माने या ना माने। सीटेट को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। आज तक हरियाणा ने सीटेट को नहीं माना था, और आज की डेट में जब वो मानता है तो यहाँ से यदि हम यूपी के कैंडिडेट हैं या किसी और स्टेट के कैंडिडेट हैं तो वहाँ पर हमें 90 के ऊपर क्वालिफाई, मतलब 90 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पर जनरल काउंट होंगे। ठीक है, तो आपको ये जो छोटी बात बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात सिद्ध हो जाएगी यदि आपने इस चीज़ों को ध्यान न दिया तो। इसीलिए मैं छोटी छोटी बातें लेके आता हूँ, क्योंकि इन छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना, आपके जीवन को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। आप पूरी तैयारी करेंगे, सीटेट क्वालिफाई करेंगे, फिर सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आप पहुँचेंगे वहाँ पर, फिर आपको पता चलेगा अरे ये भी होता है क्या। तो उस वजह से मैंने पहले बता दे रहा हूँ आपको और अवेयर कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आप कहीं पर भी
पीछे ना हो और आपको कभी कोई कष्ट ना हो। इस वजह से मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि जितने भी आपको जहाँ पर स्टेट छोड़ के आप जाएंगे, जहाँ पर आपका रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जैसे आप डीएसएसबी देखने जाइए, यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, आप यदि ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आप दिल्ली में जनरल काउंट होंगे। तो जनरल काउंट होने का मतलब क्या है कि आपका सीटेड जनरल में काउंट होना चाहिए। मतलब जनरल का जो कट ऑफ होता है उसको आपको क्वालिफाई होना चाहिए। एससी के साथ अच्छी बात यह है कि एससी एसटी के साथ अभी दिल्ली में तो डीएसएसबी में तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जहाँ एससी के वो एससी का ही रिजर्वेशन उनको मिल जाता है, तो इस वजह से वो 82 पे पासिंग हो जाती है। मगर जो ओबीसी है, क्योंकि वो वहाँ के निवासी नहीं है, तो ओबीसी को 27% जो रिजर्वेशन है और 82 पे क्वालिफाइंग है, वो कुछ भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको जनरल के साथ फाइट करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल दिमाग में स्पष्ट कर लीजिए। जो भी ओबीसी या एससी एसटी ओबीसी, खासकर ओबीसी कैंडिडेट जितनी भी हैं जो डीएसएसबी में अभी आने वाली वैकेंसी में भरने वाले हैं, उनके यदि 90 से नीचे हैं तो ये बहुत सोचनीय विषय होगा। देखते हैं आगे क्या होगा। मगर इसका मैंने लेटेस्ट तो नहीं देखा, मैंने अभी डीएसएसबी का कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन मैंने नहीं देखा जिसमें मैंने 82 और 90 की बात कर रखी हो। मगर आर्मी पब्लिक स्कूल का मैंने अपने आँखों से देखा है इस नोटिस को, जिसमें 90 की क्वालिफाइंग को मैंडेटरी कर रखा है। इस वजह से आप 90 के ऊपर क्वालिफाइंग मार्क्स लाइए और सब हर जगह आप एलिजिबल हो जाइए। जनरल पे फाइट करिए, ना भी अपनी कैटेगरी में। यदि आप अपनी कैटेगरी में रहेंगे तो आप कई जगह से चूक जाएंगे। कैटेगरी पे ना जाइए, आप जनरल पे फाइट करिए, जनरल पे आप सीट लीजिए। और मेरे बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, और जो भी एक अच्छा गाइडलाइन हो सकता है कैरियर सेट करने के लिए, वो मेरी तरफ से दिया जा रहा है और देते रहूँगा मैं। और जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, चाहे वो सब्जेक्ट सिलेक्शन की प्रॉब्लम्स हो, चाहे अदर स्टेट की प्रॉब्लम्स हो, या फिर बीएड या बीडीसी से संबंधित समस्याएं हो, तो जो मैं फेस कर रहा हूँ वो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप फेस करें। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और भी कोई समस्या है, अभी देखिए मार्च में ही डीएसएसबी की जो वैकेंसीज मतलब वैकेंसीज निकली पहले थी, मगर उसका जो पेपर है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, मार्च में देखते हैं मार्च में क्या, उसके बाद कैसे क्या होता है। और जो भी अपडेट्स आपके पास निकल के आएगी, उसके बाद बैक टू बैक फिर से डीएसएसबी ने पहले ही अनाउंस कर रखा है कि वो जुलाई में दे रही है वैकेंसी। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। और यदि कोई भी समस्या होती है या फिर कोई भी छोटी छोटी बात होती है, उसको वो छोटी बात आपके लिए मोटी बात सिद्ध हो सकती है, तो उस बारे में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और देखने के लिए, मुझे इतना देखने के लिए धन्यवाद।